एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर। आज हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा, मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। यानी परमाणु के मॉडल। क्लियर। और इसमें मैंने कहा एक पढ़ना है सबसे पहले हमें थॉमसन मॉडल। ओके। दूसरा रेदरफोर्ड मॉडल। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, कौन सा बोलो? बोर मॉडल। ओके, थॉमसन का मॉडल और रेदरफोर्ड। ओके। रेदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। क्लियर। मतलब जब कोई कुछ नहीं जानता था तो ये मॉडल आया। ये फुली इमेजिनरी था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग बताया, इम्पोर्टेंट था, कुछ कमियां रह गई तो वो फिर बाया बोर। और बोर बेस मॉडल है। क्लियर। मॉडल नाम क्यों दिया? क्योंकि कोई कुछ जानता ही नहीं था एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। बोलो क्लियर। तो पहली बार इन्होंने बताया। क्लियर। ओके, तो इसी को हमने ये नाम दिया है। तो आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। क्लियर। और ये तो खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर। जो आज के टाइम में अप्लाइड होता है। ठीक है। ठीक है, हटा दूं मैं? बोलो ये। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा है? बोलो थॉमसन मॉडल। क्लियर। इसमें एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। और वो ये कि इस मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर। तो एग्जाम में पूछा जाए प्लम पुडिंग मॉडल किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया? ये इन्होंने कुछ, तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूट्रॉन की नहीं हुई थी। और इन्होंने, बोलो, ये सोचा यार एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज होते होंगे। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो आधे होते ही है। बोलो क्लियर। एवरी टाइम अपनी रिसर्च के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन वाटरमेलन खा रहे थे। क्या खा रहे थे? तरबूज खा रहे थे। और जैसे ही तरबूज को देखा, उन्होंने कहा यार ऐसा ही एटम में होता होगा। जैसे तरबूज के अंदर लाल लाल ग्रेवी, बोलो अरे, लाल लाल ग्रेवी, बोलो क्लियर। ओके। उसमें काले काले बीज, बोलो क्लियर। ओके। बोलो अब मैं काले में काला तो नहीं बना पाऊंगा। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, अरे समझे। तो उन्होंने कहा ऐसे ही, बोलो, ये होते होंगे। क्लियर। फिर उन्होंने सोचा एक दिन, बोलो कि मिठाई की दुकान पे गए। क्लियर। आधे साइंटिस्ट समझ गए। एवरी टाइम बोलो किसके बारे में सोचते रहते? जो उन्हें करना है। क्लियर। तो मिठाई की दुकान पे उन्होंने एक पॉट के, एक बर्तन के अंदर, बोलो, रसगुल्ले देखे चाशनी के अंदर।
तुरंत उन्होंने कहा अरे ऐसा ही एटम में होता होगा, बोलो चाशनी के अंदर बोलो गुलाब जामुन रसगुल्ले, तो वैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते होंगे। क्लियर? लेकिन ये टोटली क्या है, इमेजनरी है, और साइंस में इमेजनरी की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी कोई कुछ नहीं जानता था तो फेमस हो गया, आज भी हम पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? यानी इन्होंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जस्ट लाइक वाटरमेलन। और समझ के बोलो क्लियर? ओके, तो प्लम पुडिंग मॉडल। अब आपको मैंने कहा बताओ, उसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अरे थॉमसन मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। उन्होंने इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? दैट्स ऑल। उसके बाद है रेदर ओके फॉर्ड मॉडल। क्लियर? पहली बार ये फेमस हुआ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। क्लियर? ओके, रेदरफोर्ड मॉडल। तो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बेस्ड ऑन क्लियर अल्फा ओके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ आओगे? अल्फा परकिनन ओके प्रयोग पर आधारित। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर इस मॉडल में क्या बताया एटम के बारे में वो जानना है तो पहले हमें ये एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो क्या लिख रहा हूं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेदरफोर्ड ने अपना मॉडल किस एक्सपेरिमेंट से दिया है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया है, रेदरफोर्ड ने। क्या किया इसमें, तो इन्होंने अल्फा परकिनन प्रयोग में एक बोलो बॉक्स लिया जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम लिया। बोलो क्लियर? ओके, और ये स्लिट ली और यहाँ पर गोल्ड फॉयल ओके, गोल्ड फॉयल ओके, जिसकी थिकनेस मैंने कहा 100 ने बोलो मैंने कहा ये थिकनेस। क्लियर? मोटाई क्लियर कितनी ली, 100 नैनोमीटर, बहुत पतली हो गई। बोलो क्लियर? यहाँ एक मैंने कहा स्क्रीन लिया, पर्दा लिया। क्लियर? ओके, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिया, स्क्रीन ओके, स्क्रीन बोले तो पर्दा, और उस पर्दे पे किसकी पॉलिश कराई, जिंक सल्फाइड की। क्लियर? ओके, जिंक सल्फाइड की पॉलिश इसलिए कराई क्योंकि जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई चीज गिरती है तो चमकती है। बोलो क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये किसकी कवरिंग करी है, बोलो जिंक सल्फाइड। क्लियर? ओके, फिर इन्होंने देखा कि इस रेडियम से निकलता है अल्फा पार्टिकल। अरे क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल। क्लियर? और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है। क्लियर? ओके, याद है आपको मैंने बताया था। बोलो क्लियर? ओके, अब इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल जाते हैं। क्लियर? ओके, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकलते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल से, और कम बोलो 90 से, बहुत कम 180 से। बोलो क्लियर? पहले बताओ, ज्यादा कम कम किया मैंने। बोलो क्लियर? अब ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो रिजल्ट निकाले वही रेदरफोर्ड मॉडल है। और समझे? बोलो क्लियर? वापस समझो, रेदरफोर्ड ने जो भी बातें बताएगा एटम के बारे में वो 1% भी इमेजनरी नहीं है। उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा गोल्ड भी अपना में एक एटम ही होता है। बोलो क्लियर? तो उसने उसको रेफरेंस मानकर सारे एटम के बारे में बताया। क्या बताया वो मैं सारे पॉइंट आपको लिखाऊंगा। पहले एक बार इतनी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर? नोट।
ओके, पहले बताओ, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अरे काम की चीज़ एक ही है, प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन। थॉमसन मॉडल गिवन बाय थॉमसन नहीं, और एग्जाम में क्या पूछेंगे, प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय या अदर नेम ऑफ थॉमसन मॉडल। क्लियर, दैट्स ऑल। क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो। देखे रिजल्ट, बोलो। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिजल्ट ऑफ रेदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और यही क्या बन जाएगा, अरे यही क्या बन जाएगा, रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। ओके, यानी रेदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम, क्लियर, के परिणाम। ओके, पहला रिजल्ट इन्होंने बताया, अब ध्यान से समझो। इन्होंने कहा किसी भी एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है और सेंटर के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यानी पहली बार एटम में न्यूक्लियस होता है, ये किसने बताया, रेदरफोर्ड ने। और उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ही डिस्कवर्ड थे, तो इन्होंने कहा प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। क्लियर। ओके, तो पहला रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम, ओके पार्ट ऑफ एटम। क्लियर।
क्या होता है, बोलो एम्प्टी। क्लियर? ओके, परमाणु का अधिकांश, ओके, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली। क्लियर? ओके, दूसरा रिजल्ट क्या बताया इन्होंने, क्लियर, कि बोलो केंद्रीय भाग, ओके ओके, जिसमें मैंने कहा इन्हें प्रोटॉन, क्लियर, ओके, प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक। क्लियर? ओके, न्यूक्लियस बोलो आपका कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि सेंट्रल, ओके, पार्ट इज न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, एंड बोलो प्रोटॉन प्रेजेंट, क्लियर, ओके, इन न्यूक्लियस। ये दूसरी बात बताई। क्लियर? ओके, फिर इन्होंने कहा कि क्या होता है कि मैक्सिमम पार्ट खाली होने के कारण प्रोटॉन जो अल्फा पार्टिकल आते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। क्लियर? बिना डिफ्लेक्ट हुए ही निकल जाते हैं। लेकिन ये भी बताया कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा नियर से गुजरेगा तो यहां पर रिपल्सन होगा। क्लियर? इसलिए डिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर? ओके, इसलिए क्या होंगे, डिफ्लेक्ट। और ज्यादा पास से गुजरेंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। ओके, और बिल्कुल ही सामने आ जाएंगे तो 180 पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यही बात बोलो आपको यहां पर इन्होंने बताई। क्लियर? तो क्या देखा गया है कि बोलो 1 अल्फा पार्टिकल, क्लियर, ओके, मैंने कहा डिफ्लेक्ट। क्लियर? ओके, बोलो यहां पर डिफ्लेक्ट फ्रॉम, मैंने कहा 90 डिग्री एंगल। क्लियर? आउट ऑफ, मैंने कहा आउट ऑफ 2000, क्लियर, ओके, अल्फा पार्टिकल। बताओ क्या रिजल्ट बताया इन्होंने कि लगभग 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 पर डिफ्लेक्ट होता है। बोलो क्लियर? ओके, और यहां पर क्या बताया कि 1 अल्फा पार्टिकल, क्लियर, ओके, बोलो आपको मैंने कहा डिफ्लेक्टेड। क्लियर? 180 डिग्री एंगल। क्लियर? ओके, आउट ऑफ, मैंने कहा आउट ऑफ, ओके, 20,000 अल्फा पार्टिकल। क्लियर? ओके, ये दो रिजल्ट बताए। बात समझ में आए? पहले बताओ डायग्राम में पता चल गया कि नहीं चल गए? क्या बताया कि लगभग, क्लियर, ओके, लगभग 2000 अल्फा कणों, ओके, में से बोलो एक अल्फा कण 90 डिग्री पर विक्षेपित, ओके, होता है। और यहाँ पर क्या बताया, लगभग, ओके, बोलो 20,000, मैंने कहा अल्फा कणों में से, क्लियर, ओके, कणों में से एक अल्फा कण, क्लियर, 180 पर विक्षेपित होता है। अब ये रिजल्ट हमारे कैसे काम के हैं, बोलो क्लियर? रिजल्ट नंबर 3 और 4 मैंने यहीं पर लिख दिया। बोलो क्लियर? आपको बोले कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल आते तो कितने 180 पे डिफ्लेक्ट होते? तो 2। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल आएंगे गोल्ड फॉइल पर तो बताओ कितने 90 पर डिफ्लेक्ट होंगे? 5। और समझे? हाँ या ना? 10,000 आए 2000 पे एक, तो 10,000 में 2000 डिवाइड किया तो 5 आया कि नहीं आया? 40,000 आए, बोलो आपको 10,000 आएंगे तो 180 पे तो होगा ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब अगर 180 वाला पूछेगा तो मोर देन 20,000 देगा। अरे समझे? ये तो चलो ठीक है, हमने जान लिया ये इसके दिमाग में आया कहाँ से। अरे समझे? बोलो क्लियर? मतलब रेदरफोर्ड ने कैसे ऐसे बोल दिया। क्लियर? तो एक्चुअली रेदरफोर्ड के पास एक फॉर्मूला था जो वो बहुत कम लोगों को बता के गया है। बोलो क्लियर? सीक्रेट है उसका। बात समझ में आया? बोलो क्लियर? तो उस फॉर्मूले को पता होगा तो आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर? ओके, उसके बाद नंबर 4, क्लियर? नंबर 4 मैंने कहा यहाँ पर ये तो हमें श्योर है कि ये रिलेशन होगा। क्लियर?
जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल का नंबर कम हो रहा है। अरे हाँ या ना, बताओ एन क्या है? नंबर ऑफ, मैंने कहा नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। क्लियर? ओके, विक्षेपित, मैंने कहा अल्फा कणों की संख्या। क्लियर? ओके, और थीटा क्या है? मैंने कहा आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर? ओके, विक्षेपण कोण। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जैसे ये बढ़ रहा वैसे ये कम हो रहे हैं, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। और समझे? डिफ्लेक्शन एंगल बोलो नहीं है तो ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा और कम और कम, और समझ के बोलो। क्लियर? ओके, तो आपको एक बार चार बातें समझ में आई, बोलो आपको क्लियर? ओके, और पांचवा वो साक्षात रिजल्ट जो उसके पास था जिससे ये चीजें निकालता था, ओके, वो बताऊंगा। पहले आप नोट, अभी तो और रिजल्ट आएंगे। क्लियर? ओके। ओके, ओके,
ठीक है, ओके। तो अब मैं बता ही देता हूँ वो क्या था जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, मैंने कहा एन एंड थीटा। ओके, एन और थीटा क्या अभी बता चुका हूँ मैं, बोलो क्लियर। ओके, एन तथा थीटा में संबंध। ओके, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन फॉर थीटा बाई टू। ये एक ऐसा इनके पास फॉर्मूला था जिससे ये सारी चीजें निकालते थे। इनका मानना था थीटा एंगल पर अगर डिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल n1 है तो थीटा 2 पर n2, तो बस इसी से कंपेयर करते थे n2 अपॉन n1। अरे n2 अपॉन n1 साइन फॉर थीटा 1/2 और साइन फॉर, मैंने कहा आपको यहाँ थीटा 2/2। क्लियर। ओके, तो ये वो रिलेशन है जिससे ये पता लगाते थे। क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा कि इस पर बेस एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, वो वही कर सकता है जिसको ये फॉर्मूला पता हो। अभी वो क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्लियर। ओके, इधर ध्यान देना, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं। क्लियर। यदि 60 डिग्री पर विक्षेपित एल्फा कणों की संख्या, क्लियर, 64 है तो 90 डिग्री पर ओके विक्षेपित एल्फा कणों की संख्या होगी। क्लियर। क्या क्वेश्चन है? इफ, मैंने कहा ओके, बोलो आपका 64 डिफ्लेक्टेड एल्फा पार्टिकल ओके एट 60 डिग्री एंगल। क्लियर। फाइंड आउट ओके नंबर ऑफ ओके डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल ओके एट, मैंने कहा 90 डिग्री एंगल। क्लियर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका थीटा 1 कितना है, 60,
और n1 कितना है 64, थीटा टू कितना है 90 और n2 अपने को निकालना है। क्लियर? और निकालने के लिए फॉर्मूला है n2 अपॉन n1 और साइन फॉर थीटा 1/2। क्लियर? और साइन फॉर थीटा 2/2। क्लियर? चलो रख दे, बोलो n2 निकालना है, n1 कितना है 64, ये साइन फॉर थीटा 1 कितना है 60, बोलो 60 का आधा कितना होगा 30। अरे चलेगा बोलो, हाँ या ना? ओके, साइन फॉर बताओ आपका 90 का आधा 45। क्लियर? ओके बताओ, साइन 30 की वैल्यू जानते हो 1/2 का 4, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का 4। क्लियर? ये n2 अपॉन 64। अच्छा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, अच्छा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अरे रूट टू, अरे समझ गए? तो बचा कितना 1/4। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर n2 निकालना है 64 को इधर लाए, बताओ क्या हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चन के? 12, ओके 16 और 18 और 24, यही ऑप्शन होंगे। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 16। अब आप सोचो क्या करता था, ध्यान से समझो। रेदरफोर्ड ये सोचता था इतने एंगल पे इतने हुए तो इतने एंगल पे कितने होंगे, ऐसा वो कर करके देखता था, क्योंकि उसके पास ये फॉर्मूला था। पहले बताओ समझ में आए? ये वाली बात सबको पता होगी, लेकिन ये जो मैंने बताया ना, ये आपको किताबों में तो मिलेगा ही नहीं। और समझे? और इसके बिना ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप। समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? पहले बताओ करने का ये तो आपको क्या, मैंने एक एक सिस्टम लिखा है, बाकी जब आपको समझ में आ गया हो तो बोलो आपका 40-20 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं। साइन की वैल्यू तो जानते ही हो ना? अरे साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, अरे बोलो 1। अरे समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ आया समझ में? बोलो आपको क्लियर? ओके, नोट करोगे? यहाँ तक कर लिया था? ओके, आया समझ में? बोलो। ओके,
ठीक है। अब लोगों ने पूछा रेदरफोर्ड से कि आपने प्रोटॉन की तो पोजीशन बता दी, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो रेदरफोर्ड ने कहा बताता हूं। क्लियर? नंबर 6। क्लियर? नंबर 6 में हम एटम इसके मॉडल के रिजल्ट देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखो क्या होता है कि जिस तरह से प्लेनेट सन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कंटिन्यूस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेनेट का यूज किया। इसीलिए रेदरफोर्ड मॉडल का दूसरा नाम प्लेनेटरी मॉडल, ग्रेही मॉडल भी होता है। क्लियर? ओके। यानी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा अराउंड, ओके, बोलो आपका न्यूक्लियस। क्लियर? ओके। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा आपको, ओके, इलेक्ट्रॉन मूव, मैंने कहा अराउंड, क्लियर, न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, न्यूक्लियस। बोलो जस्ट लाइक, क्लियर, ओके, जस्ट लाइक, बोलो इन्होंने कहा जस्ट लाइक प्लेनेट, ओके, मूव, मैंने कहा अराउंड, क्लियर, ओके, अराउंड, बोलो आपका सन। क्लियर? क्या इन्होंने कैसे बताया, समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के, ओके, के चारों ओर, क्लियर, ओके, चारों ओर चक्कर, ओके, लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ओके, जिस प्रकार बोलो आपका ग्रह, ओके, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर, ओके, चक्कर चक्कर लगाते हैं। बोलो क्लियर? ऐसा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। क्लियर? ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रेदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहते हैं? प्लेनेट मॉडल। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर रेदरफोर्ड, ओके, रेदरफोर्ड, ओके, मॉडल, मैंने कहा ऑल्सो, क्लियर, ओके, नॉन एज, क्लियर, ओके, प्लेनेट, मैंने कहा प्लेनेटरी, मैंने कहा प्लेनेटरी मॉडल। क्लियर? ओके। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो रेदरफोर्ड, क्लियर, ओके, मॉडल, ठीक है, को मैंने कहा ग्रेही मॉडल, क्लियर, ओके, भी मैंने कहा कहते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा जी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मेरे कहने का मतलब रेदरफोर्ड तो मस्त एकदम मॉडल वॉडल देख के खुश हो रहा था। क्लियर? कि मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इस समय डिस्कवरी हुई नहीं थी, दो ही थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर? लेकिन एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने बुलाया रेदर को, क्लियर, और रेदरफोर्ड को कहा कि एक बात का आंसर दो मुझे। क्लियर? आपके कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्लियर? तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव, तब तो फिर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हुए, अरे लगाते हुए किस में चला जाना चाहिए? न्यूक्लियस में, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूक्लियन तो अट्रैक्शन होगा। बोलो क्लियर? लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर? तो फिर रेदरफोर्ड इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो रेदरफोर्ड का मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। फिर आया बोर मॉडल, और बोर मॉडल ने थोड़ा चेंज किया, उसने इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस किया, लेकिन फिक्स ऑर्बिट में कर दिया। यानी यहां तक तो ऑर्बिट कुछ होते हैं ऐसा किसी के दिमाग में आया ही नहीं। ऑर्बिट जैसी चीज इस दुनिया को सबसे पहले किसने बताया है? बोर ने बताया है। और समझे? बोलो क्लियर? इसीलिए बोर मॉडल में ही हम सारी बातें करते हैं, ऑर्बिट, सबसेल, ऑर्बिटल। और समझे? बोलो क्लियर? इससे पहले ऐसा किसी को पता ही नहीं था। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा यहां पर लिमिटेशन, क्लियर, ओके,
ऑफ, मैंने कहा रेदर फोर्ड, क्लियर। ओके, रेदर फोर्ड मतलब क्या, बोलो मॉडल, क्लियर। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो रेदर फोर्ड। ओके, बोलो मॉडल की मैंने कहा कमियां, क्लियर। ओके, कमियां बोलो, लिमिटेशन बोलो, एक ही बात है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्लियर। ओके, बोलो मैक्सवेल, ओके के अनुसार, क्लियर। ओके, क्या इन्होंने कहा है वो आपको इस डायग्राम में पता चल गया, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते लगाते किस में चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। फिजिक्स कहती है अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो उनमें अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, और अट्रैक्शन होगा तो उसको धीरे धीरे किस में चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस में, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब आप जो बता रहे हो वैसा नहीं होता है, बोलो किस में, एटम में अरेंजमेंट, और समझे। और फिर कौन आया, बोलो बोर मॉडल, जो आज भी हम अप्लाई करते हैं, बोलो क्लियर। ओके, तो चलेगा, ये क्या लिखा मैंने समझ में आया, नोट करोगे। ओके, बात समझ में आई, बोलो। ये डायग्राम सब कुछ बयां कर रहा है कि मैक्सवेल ने क्या बताया था, बोलो क्लियर। ओके।